आज का टॉपिक है हमारा संस्कार। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। जितना इम्पोर्टेंट आप जितने साथ मार्क कर सकते हो उतना कर लीजिए। 10 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, जितना भी आपको लगे उतना कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्ज़ाम में, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, उसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक ही पेपर होता है आपका पीडिया का, 25 क्वेश्चन आने होते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, तो कब कहाँ से क्या आए वो तो मुझे भी नहीं पता, टीचर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये हाईली चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के, और बहुत बार ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स में बहुत बार ये रिपीट भी हुआ है, इसलिए बोला है मैंने इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बात करते हैं संस्कार क्या है। अच्छा भी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा टॉपिक है, अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ के। तो देखते हैं संस्कार है क्या, बेसिकली किस बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे संस्कार। आपने एक लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी होगी संस्कार की। संस्कारो ही गुणांतरा धानम तोय गुण अग्नि सन्निकर्ष, ऐसे करके आपने कुछ पढ़ा होगा ना सभी ने। विमान स्थान में भी पढ़ के आए होगे। अवतार विधि विशेषायतन के अंदर आता है ना, हाँ वही प्रकृति के अंदर आता है, करण के अंदर आता है, जो वही संस्कार। तो वही संस्कार होता है। संस्कार का मतलब होता क्या है? संस्कार का एक शब्द में मैं आपको समझाऊं तो संस्कार का मतलब है कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जो ऐड हुई है। जैसे कल हमने माइलस्टोन पढ़े, तो माइलस्टोन क्या था कि कोई नया इंसिडेंट जो बच्चे की लाइफ में पहली बार हो रहा है। उसी तरीके से संस्कार क्या है? कुछ ऐसे गुण जो बच्चे के लाइफ स्टाइल में ऐड हो रहे हैं, वो क्या होते हैं? संस्कार। जैसे कि पढ़ते हैं क्या लिखा है, आपको अच्छे से समझ आएगा कि कौन से संस्कार में क्या हो रहा है, कैसे कैसे होता है, सब आएगा समझ में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य में गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक कुछ विशेष कर्म किए जाते हैं जिन्हें संस्कार कहते हैं। अब संस्कार जो है क्या है? हम एडिशन करवा रहे हैं। गुणों का एडिशन कौन करवा रहा है? हम करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? जैसे कि वो वाला संस्कार में, जैसे कि चावल को पानी में डाला और गैस पे चढ़ा दिया, कुकर में रखा, चावल पक गए, वो भी एक तरीके का संस्कार हो गया। ठीक है, यानी कि किसी चीज को आप मिला के उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो कुछ ऐसे काम जिससे उस व्यक्ति की प्रॉपर्टीज या गुण के अंदर वृद्धि हो, वो क्या हो जाएंगे? संस्कार हो जाएंगे। तो जैसे गर्भ की उत्पत्ति हुई, तो गर्भावस्था से लेके एक बार जब जन्म हो गया, गर्भ में आ गया मतलब जन्म हो गया, उससे लेके मृत्यु पर्यंत तक जो भी उसके साथ कर्म किए जाएंगे, चाहे उसकी शादी करवा रहे हैं, चाहे उसका नाम रख रहे हैं, चाहे उसे खाना खिला रहे हैं, पढ़ने भेज रहे हैं स्कूल में, या फिर जो भी कर रहे हैं, या घर से बाहर निकाल दिया, वन में भेज दिया, वो सब क्या है? संस्कार है। धीरे धीरे आएगा, क्लियर होगा चीजें। तो सबसे पहले क्या किया, कहाँ? पहली बात कि संस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई? गर्भावस्था से हुई। कब तक रहेंगे? जब तक जिंदा रहेगा, यानी कि मृत्यु तक रहेंगे। तो यह कर्म मनुष्य में होने वाली शारीरिक व मानसिक वृद्धि और विकास को बढ़ाते हैं। संस्कार हम कर क्यों रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं संस्कार? क्या जरूरत है? जरूरी थोड़ी है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें? क्योंकि उससे क्या होगा, जो बच्चा है जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसके फिजिकली और मेंटली क्या होगी? उसकी ग्रोथ होगी, शारीरिक और मानसिक उसकी क्या होगी? वृद्धि होगी, और उसका डेवलपमेंट में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करेंगे, एक एक संस्कार में बात करेंगे। संस्कार की डेफिनेशन रटी रटाई लाइन है आपकी, सबकी टिप्स पे होगी। संस्कारों ही गुणांतरा धानम, मतलब संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें शिशु में उत्पन्न होने वाले शारीरिक व मानसिक गुणों का अभिवर्धन होता है। अब आप यहाँ पे खाने पीने की चीजों को मत लेके आना कि भाजन करा रहे हो, भावना दे रहे हो, या अग्नि पे चढ़ा दिया, वो सब नहीं। यहाँ पे संस्कार क्या है? बच्चे के अंदर शारीरिक और मानसिक गुणों की वृद्धि कराना ही क्या है? संस्कार है। क्लियर है संस्कार? इतना समझ में आया आपको? अरे हाँ ना तो कर दिया करो। अच्छा ठीक है,
इतना क्लियर है। उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। या इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आए तो साथ ही पूछ लेना, ठीक है। तो संस्कार क्या हो गया, अब यहाँ पे वो संस्कार नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है कि उसके अंदर शारीरिक और मानसिक गुणों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये गुण बढ़ रहे हैं, यानी कि हम कहेंगे बच्चों के अंदर संस्कार हो रहा है। ऐसे बोलते हैं ना जनरली, संस्कार नहीं है इसके अंदर, यानी कि मानसिक और शारीरिक गुण बढ़े हुए नहीं है। गुण, बुरे गुण की बात नहीं कर रहे हम, अच्छे गुणों की बात कर रहे हैं। अच्छे गुणों को बढ़ाना, बुरे गुण को क्यों बढ़ाएंगे? कोई सिखाता है आपको गाली देना या किसी से बदतमीजी करना? कोई नहीं सिखाता, अच्छी चीजें सिखाता है हर कोई। तो शारीरिक और मानसिक गुणों की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि क्या करा रहे हैं, संस्कार करा रहे हैं। तो वो जो एक डायलॉग आता है संस्कार वाला, वो यहीं से निकला है। तो ग्रंथों में 40 संस्कारों का वर्णन है, हम नहीं पढ़ेंगे, भूल जाइएगा। 40 संस्कार हैं, छोड़ दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे काम की बात नहीं है। परंतु 16 विशिष्ट हैं, ये 16 भी हम पूरे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कभी कि विशिष्ट संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो आप बता देना। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये 16 लिख भी रखे हैं, ये लिख रखे हैं, देखिए 3 ये लिख रखे हैं, 8 ये रहे और ये रहे बाकी के। तो आपको ये सारे रटने नहीं बैठना है, जो याद करना है केवल वही पढ़िएगा। बताती हूँ कौन से याद करने हैं। तो 16 संस्कार जो विशिष्ट बताए हैं, उनके 3 पार्ट कर दिए इन्होंने। कैसे कि एक तो जो संस्कार गर्भ के अंदर करा रहे हो, यानी कि अभी बच्चे की उत्पत्ति हुई है गर्भ में, अंदर ये यूट्रस के अंदर, यानी कि 9 मंथ तक। फिर उसके बाद जब वो उत्पन्न हो चुका है और धीरे धीरे बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तब तक की बात चल रही है, उसको बोल देंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में कितने संस्कार होते हैं, 8 संस्कार। फिर उसके बाद जब वो बड़ा हो गया, अब आपको उसकी शादी वादी भी करानी होगी, फिर आप उसे घर से निकालोगे, वन में भेजोगे, फिर वो सन्यासी हो जाएगा, फिर बाद में वो मर जाएगा। अंत्येष्टि संस्कार, जो दाह संस्कार बोलते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। आपको याद नहीं करने हैं, हम केवल पढ़ेंगे ये। अभी इसमें दिमाग किसी को नहीं लगाना है, कोई नहीं पूछेगा कि ये गर्भाधान संस्कार में क्या क्या करवाएंगे, पुंसवन में क्या करवाएंगे। पुंसवन तो खैर आप पढ़ भी लोगे गायनी के अंदर, और आपने सेकंड ईयर में पढ़ा भी होगा चरक के अंदर, लेकिन अभी यहाँ अपने काम की बात नहीं है। और युवावस्था में कोई नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि विवाह कैसे करवाएंगे, फिर वन में कैसे भेजेंगे, संन्यास कैसे लेगा और दाह संस्कार कैसे करवाएंगे। तो ये सब तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी केवल ये, ठीक है। तो इस तरीके से 16 संस्कार थे। किसी को इंटरेस्ट है नाम पढ़ लेना, बाकी याद केवल और केवल ये 8 करने हैं। तो सबसे पहले हम ये 8 के नाम याद करते हैं। कौन कौन से संस्कार आते हैं 8 में? अच्छा, मैंने आपको पहले बताया भी होगा। जात मात्र शिशु की आयु बताइए मुझे। आपको हमारे भृत्य पढ़ रहे हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा है मैंने, जात मात्र शिशु की आयु। एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2 नंबर में। किसी को नहीं पता? कोई भी नहीं बताएगा? मैं भी नहीं बताऊंगी, आप ही बताओगे मुझे कल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पहली दूसरी तीसरी क्लास से शायद हर एक दूसरी क्लास में बात हो जाती है मेरी जात मात्र को लेके, और मैंने शायद कल भी बताया होगा। मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं क्या? गलत जवाब। पढ़ के आइएगा, मैं पूछूंगी कल। बहुत बार रिपीट हुआ है, अगर आपने लास्ट ईयर के एग्जाम देखे होंगे उनके अंदर बहुत बार ये पूछा गया है, जात मात्र शिशु की आयु। अभी भी शायद मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया होगा, पिछली 1-2 क्लास में शायद इस बारे में बात हुई है। चलिए कोई बात नहीं, कल आप लोग पढ़ के आओगे। बाकी पढ़ते रहिए, ऐसे कोई मतलब नहीं है कि आगे आगे क्लास होती जा रही है और आप लोग पीछे का भूलते जा रहे हो। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। चलिए छोड़िए, आगे बात करते हैं। तो 8 संस्कार करवा रहे हैं हम किसके अंदर, बाल्यावस्था में। बालक के अंदर हम टोटल संस्कार करवाएंगे 8। तो इनकी काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए कि जो विशिष्ट 16 संस्कार थे उनमें से कितने संस्कार हमने बच्चे के अंदर करवाए हैं, 8। तो सबसे पहला संस्कार है हमारा जात कर्म, दूसरा है
अब वो पैदा हो गया, उसके बाद हम उसका क्या रखेंगे, नाम रखेंगे। फिर उसको पहली बार घर से बाहर ले जाएंगे, फिर उसको पहली बार खाना खिलाएंगे, अन्नप्राशन करवाएंगे। फिर पहली बार उसका आप लोगों ने बहुत सुना होगा मुंडन, चूड़ा कर्म तो कोई भी नहीं बोलता, मुंडन तो बोलते हैं। पहली बार बाल कटवाते हैं उसको बोलते हैं मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म आप बोल सकते हो। फिर उसको कानों में बालियां पहनाएंगे। फिर उपनयन संस्कार आएगा, यानी कि उसे जो धागा वागा पहनाते हैं वो सब करेंगे, बताऊंगी आगे। और फिर उसके बाद उसको कहाँ भेज देंगे, स्कूल भेजेंगे। पहले भेजते थे वो आश्रम, गुरु के आश्रम, गुरुकुल, वो सब तो अब नहीं है, गुरुकुल तो नहीं है, अब तो कहाँ भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। तो यानी कि अब उसे पढ़ाना शुरू करेंगे, वेदारंभ उसका करवाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर टोटल 8 संस्कार होते हैं। तो कौमार भृत्य के, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कौमार भृत्य के क्षेत्र में कुल कितने संस्कार आते हैं? क्योंकि कौमार भृत्य हम किसके लिए पढ़ते हैं, बच्चों के लिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो ये लाइन याद रखनी है आपको, क्योंकि कौमार भृत्य हम बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, युवा के लिए कौमार भृत्य हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए कौमार भृत्य के हिस्से में कुल कितने संस्कार आएंगे, 8 संस्कार, जो कि बाल्यावस्था के होते हैं। तो सबसे पहला संस्कार है जात कर्म संस्कार। देखो आपके सामने स्क्रीन भी थी, आप बता सकते थे, फिर भी बता सकते थे, ये लाइन पढ़ के भी बता सकते थे मुझे कि जात मात्र शिशु कौन सा होता है। जात कर्म संस्कार किसके लिए करवाएंगे, तो पहली बात जात मात्र शिशु के लिए जात कर्म संस्कार कराया जाएगा। जात कर्म संस्कार का मतलब क्या है, तुरंत जन्म लिए हुए शिशु का जो कर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। यानी कि जन्म हुआ बच्चे का, फिर उसको आपने जो घुट्टी चटाई थी, शहद दिया था, आचार्य ने बताया था, किसी ने शहद बताया, किसी ने स्वर्ण बताया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लासों में। तो वो जो संस्कार होगा वो किसके अंदर आएगा, जात कर्म के अंदर आएगा। हम प्राण प्रत्यागमन को भी इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन प्राण प्रत्यागमन एक अलग चीज है। संस्कार मतलब आप उसे पहली बार क्या खिला रहे हो, तो पहली बार शहद और घी चटाते हैं, वो आता है जात कर्म के अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम बालकों में प्रथम संस्कार का नाम बताइए। या क्वेश्चन पूछा जाएगा जन्म के उपरांत पहले संस्कार का नाम बताइए। वहां फिर आपको सोचना है कि ये कौन सा संस्कार पूछेगा। फिर आपको लिखना है जात कर्म संस्कार, फिर जात कर्म की आपको डिटेल लिखनी है। तो वो आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जन्म के उपरांत सबसे पहला संस्कार कौन सा करवाते हैं, जात कर्म संस्कार करवाते हैं। किसका करवाते हैं, तुरंत जन्म लिए हुए बच्चे का। अब मैं ही बता देती हूँ, जात मात्र जो शिशु होता है उसकी आयु कितनी होती है, 1 से 4 दिन का, या कहीं कहीं आपको 5 दिन का भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो 1 से 5 दिन का जो बच्चा होता है या 4 दिन का बच्चा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जात मात्र शिशु। तो उसके अंदर हम जो संस्कार करवा रहे हैं वो कौन सा संस्कार होगा, जात कर्म संस्कार। अब ये तो नॉर्मल बात हो गई, अब ये तो देखें कि जात कर्म में होता क्या है। तो देखते हैं क्या होगा जात कर्म के अंदर। जात कर्म में आप क्या करवाओगे, सबसे पहले जात कर्म में अभी मैंने आपको बताया कि उसको शहद दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, वो क्या होता है, जात कर्म होता है। यानी कि पहली बार आपने उसको किससे संयोग करवाया। क्या लिखा हुआ है देखते हैं, गर्भावस्था में शिशु माता द्वारा पोषण प्राप्त करता है। बहुत घिसी-पिटी लाइन हो चुकी है, अब तक सारी क्लासों में आ चुकी है। परंतु जन्म के बाद उसकी सभी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से खुद को ही करनी है। अब तक तो माँ से डिपेंड था, आराम से मस्त जिंदगी कट रही थी, अब खुद को सरवाइव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसे न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा। तो जात कर्म को आप एक शब्द में क्या भी बोल सकते हो, पोषण। जो जात कर्म है वो क्या है, पोषण है। पहली बार आप उसे क्या खिला पिला रहे हो, तो अतः जात कर्म संस्कार द्वारा उसे पोषण लेने योग्य बताया गया है। तो आपसे कोई बोले कि बच्चे का जात कर्म संस्कार चल रहा है, यानी कि आपको समझ जाना है बच्चे को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसको पोषण दिया जा रहा है। तो जन्म के पश्चात शिशु को मुख द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों को चटाया जाता है। अब विभिन्न से आपको ये नहीं कि आप पहले ही दिन उसके पास जो है वो सॉस लेके पहुंच गए कि हम तो सबसे पहले सॉस खिलाएंगे इसे, या फिर जो है चाउमीन खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे, इसका टेस्ट दिखाएंगे कैसा, मेयोनी कैसी होती है, मेयोनी खिला के देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो जन्म के बाद सर्वप्रथम
शिशु को मुख द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों को चटाया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं? जात कर्म कहते हैं। ये डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो ये ही लिख के आना है आपको कि जन्म हुआ, उसके बाद उसको सबसे पहले जो चीज़ खिलाई पिलाई आपने, जो भी, चाहे वो शहद चटाया, चाहे उसे घी चटाया, या किसी ने स्वर्ण प्राशन कराया, जो भी कराया, वो उसके लिए क्या हो गया? जात कर्म हो गया। आचार्य चरक क्या कहते हैं इसके बारे में? आचार्य चरक ने बोला है कि नाभि नाल कर्तन के पश्चात, पहले तो क्या काटो? नाभि नाल काटो, उसका नाल छेदन करो, उसके पश्चात कुमार का जात कर्म करना चाहिए। मैंने आपको परिचर्या पढ़ाई थी, तब ये पॉइंट आया था ना, वहां पे लास्ट वाला जात कर्म। याद है ट्रिक किसी को? परिचर्या की ट्रिक याद है? अब तो मैंने लिख दी, अब तो हाँ कर दो। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। मैंने लिख दी फिर भी याद नहीं आई तुम लोगों को। ऊ प्रास मुख करके नाभि नाल जार, ऐसे था ना? तो उसमें लास्ट वाला जो परिचर्या थी, लास्ट परिचर्या का जो टॉपिक था वो क्या था? जात मात्र परिचर्या थी कि नहीं थी? तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मैं संस्कार पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि जात मात्र क्या होता है, जात कर्म क्या होता है। उसके अंदर आया होगा। परिचर्या पढ़ेंगे सभी लोग। अब जिन्होंने क्लास नहीं लिया वो परिचर्या की रिकॉर्डिंग देखेंगे और परिचर्या वाला टॉपिक सभी पढ़ेंगे। सामान्य शिशु परिचर्या जो भी थी नवजात वाली, सभी पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जात कर्म में उसको कुछ खिला पिला रहे हैं। तो चरक ने क्या बात बोली है? नाभि नाल कर्तन के पश्चात कुमार का जात कर्म करना चाहिए। जात कर्म यानी कि अब उसे खिलाओ पिलाओ। मंत्रों से अभिमंत्रित करके सर्वप्रथम बालक को, चरक ने क्या बोला है? मधु व घृत चटाना चाहिए। सबसे पहले क्या बोला है चरक ने? कि सबसे पहले तो जो दादी शहद रख के लाई होगी ना, छोटी सी डब्बी में घर से शहद रख के लाते हैं, सबसे पहले तो वो शहद चटा दो उसे। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या करवाना है? दक्षिण स्तन से स्तनपान कराना है। तो चरक पहले क्या बोलता है? डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग का नहीं बोलता है। चरक ने बोला है कि पहले आप उसे मधु दो, घृत दो, ऐसा कुछ दो, फिर उसके बाद उसको क्या है? स्तनपान करवाओ। तो ये आता है जात कर्म संस्कार के अंदर। एक शब्द में जात कर्म को आप डिफाइन करें तो क्या? कि पहली बार उसको क्या खिलाया पिलाया, या पहली बार उसको क्या पोषण आपने दिया, वो होता है जात कर्म। क्लियर है? तो आपका जो परिचर्या वाला जो टॉपिक था उसके अंदर जो लास्ट पॉइंट था उसमें ये पॉइंट आपको ऐड करना है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कंप्लीट परिचर्या, तो ऐसा नहीं जात कर्म लिख के छोड़े आओ कि हमने पढ़ा नहीं या हमें पढ़ाया नहीं। वहां पे ये पॉइंट आपको ऐड करना है। किसी को कोई डाउट हो तो वो बाद में मेरे से मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न क्या कहता है? मॉडर्न ये कहता है कि जात कर्म संस्कार का फायदा क्या है, क्यों करवा रहे हो? तो मॉडर्न बताता है कि इसके फायदे क्या है। जात कर्म में हम क्या करवा रहे हैं? उसको खिला पिला रहे हैं। और मॉडर्न तो क्या कह रहा है? चलो आप घुट्टी भी दे रहे हो तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। या मॉडर्न तो सीधा क्या कहता है कि ब्रेस्ट मिल्क देना है सीधा, और कुछ ही नहीं देना। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि इससे आपको क्या पता चलेगा बच्चे के बारे में? बच्चे के रिफ्लेक्स पता चलेंगे, रूटिंग, सकिंग, सराउंडिंग रिफ्लेक्स बच्चे के पता चल जाएंगे कि जो मदर है उसको ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उस टाइम में वो निपल को सक कर पा रहा है कि नहीं, जो है मिल्क सक कर पा रहा है कि नहीं। इन सारी जो रिफ्लेक्सेस हैं हमें इनका आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं कर पा रहा है यानी कि कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है तो फर्दर उसके लिए क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा जात कर्म का? रूटिंग, सकिंग रिफ्लेक्स का आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस बताइए इसकी, क्या इम्पोर्टेंस है? जात कर्म की इम्पोर्टेंस क्या है? कि आपने जैसे मधु और घृत दिया, तो मधु घृत में क्या क्या होगा? ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब है। तो इससे क्या होगा? बच्चे को सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बच्चा खुद से रेस्पिरेशन करेगा, तो रेस्पिरेशन में हम जो भी कोई भी काम करते हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल काम कर रही है, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के फॉर्मेशन, एटीपी एनर्जी सबको चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। क्योंकि जब न्यूट्रिशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तभी तो एनर्जी क्या होगी? फॉर्म होगी।
तो जो रेस्पिरेशन में उसको जो एनर्जी यूज होने वाली है वो कहाँ से मिलेगी? इस ग्लूकोज से मिलेगी। ग्लूकोज बोले तो जो हनी आपने दिया है, जो घी आपने उसको चटाया है, उससे मिलेगी। तो ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। और मॉडर्न क्या कहता है? मॉडर्न ने तो सीधा सीधा बोला है, आपको याद रखना है हमेशा के लिए, मॉडर्न कोई गुट्टी, कोई शहद वो सब नहीं देता, लेकिन अगर ये दे रहे हो तो वो ये सोच के दे रहे हैं कि ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। मॉडर्न क्या कहता है? फर्स्टली चाइल्ड इज नरिश्ड बाई मदर्स फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम विच हैव एंटीबैक्टीरियल और इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आपको कोई गुट्टी वुट्टी कुछ नहीं देना है। क्या देना है? ब्रेस्ट मिल्क देना है, कोलेस्ट्रम देना है, जिसके अंदर क्या होगा? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है। एंटीबॉडीज होती हैं, मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ, आपको बताई भी थी कौन कौन सी एंटीबॉडी होती हैं, बताई थी ना ट्रिक कि GAM 3 एंटीबॉडी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये रहता है हमारा पूरा का पूरा जात कर्म संस्कार। अब एक बात और मैं आपसे करती हूँ, जैसे ये टॉपिक है आपका संस्कार वाला, काफी बड़ा क्वेश्चन, जैसे यहाँ से 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो वो फिर आपको जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे हो और पूरा ये 10 नंबर में आ गया, तो फिर वहाँ आपको ये सोचना है कि आप इसमें से क्या हटाना है, क्या आपको रखना है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपसे एक 5 नंबर में भी क्वेश्चन जात मात्रा का अकेले का पूछा जा सकता है, आया हुआ एग्जाम में। 5 नंबर में केवल कोई एक संस्कार आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जात कर्म हो गया, एक बार शायद ये वाला पूछा गया है, चूड़ा कर्म भी पूछा गया है, कर्ण वेदन भी पूछ सकते हैं। ये कोई एक संस्कार आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो जात कर्म संस्कार सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड संस्कार है हमारा नामकरण। बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद उसको खिला पिला दिया, अब कुछ नाम भी तो रखेंगे। तो घरों में तो जो भी ऐसे ही नाम निकाल दिया, निक नेम जो बोलते हैं आजकल, वो तो रखेंगे जो रखेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हमें नाम रखना है जो उसको स्कूल में काम आने वाला है। तो अब हम रख रहे हैं बच्चे का नाम। तो देखिए नाम कैसे रखना बताया है आयुर्वेद में। शिशु का नाम ही उसकी पहचान होती है। सच बात है। अगर आपको मेरा नाम नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता कि आपको पीडियाट्रिक कौन पढ़ा रहा है? तो नाम ही क्या होती है? खुद की आइडेंटिटी ही, सबसे पहली आइडेंटिटी ही क्या है? नाम है। हमें पता है कि हमारा PM है नरेंद्र मोदी है, अगर हमें उसका नाम नहीं पता तो PM कौन है, क्या पता? इसीलिए क्या है? शिशु का नाम ही क्या है? उसकी पहचान है। सामान्यतः जन्म के 10वें दिन, अब देखिए नाम कब कब रखना है आपको, सुन लीजिएगा। जन्म के 10वें दिन या 11वें दिन शिशु का नाम कुटुंब के वरिष्ठ व्यक्ति, कुलगुरु आदि रखते हैं। आजकल तो कौन रखता है नाम? तो बच्चे की बुआ रखेगी या कोई भी बोलता है, कोई भी रखेगा, जो ट्रेंड चल गया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पहले क्या होता था? पहले नाम कौन रखता था? जैसे ही बच्चा 10 दिन का हो गया तो 11वें दिन क्या करते थे, जो जैसे किसी गांव में रह रहे हैं वो या किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो वहाँ का जो सबसे बड़ा, सबसे बूढ़ा, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो एज जिसकी होगी, 100 साल का हो गया, 102 का हो गया, जो यहाँ तक पहुँच गए, या जो 90 के हैं, जो इस रेस में दौड़ रहे हैं, वो लोग नाम रखते थे बच्चे का। यानी कि जो कुटुंब का सबसे बड़ा जो व्यक्ति होगा, वरिष्ठ व्यक्ति, और या फिर कुलगुरु, कुलगुरु भी होते हैं, वो नाम रखा करते थे पहले। ठीक है। और क्या बताया गया? कुछ आचार्यों ने तो ये बात बोल दी, फिर कुछ आचार्यों ने क्या बोला? शिशु, कोई कुछ कह रहा है क्या? शिशु के जन्म के बाद 10वें दिन प्रसूता स्त्री, प्रसूता स्त्री बोले तो माँ उसकी, पहले गर्भिणी थी लेकिन अब क्या होगी वो? प्रसूता, क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है। तो प्रसूता स्त्री या माता अपने पुत्र के साथ सर्वगंध औषध, सर्वगंध औषध यानी कि जो गंध द्रव्य होते हैं, एला हो गया, जाति फल, लवंग वगैरह जो भी गंध द्रव्य होते हैं, इन वाले द्रव्यों के जल से उसको क्या करना है? स्नान करना है। मैंने आपको परिचर्या में भी पढ़ाया था, सर्वगंध वाला बताया था वहां भी। तो क्या है, जो प्रसूता स्त्री है वो 10वें दिन क्या करेगी? सर्वगंध औषध
सफेद सरसों व लोध्र से संस्कारित पवित्र जल से क्या करेगी? स्नान करेगी। तो ऐसे वैसे पानी से नहीं नहाना है कि आरओ वाटर से नहाएंगे हम तो एक्वागार्ड वाले पानी से नहा लिए। कैसे पानी से नहाना है? जिसमें जाति फल, पूग, लवंग, ये वाली जो गंध द्रव्य होते हैं वो, और जिसमें सफेद सरसों से संस्कारित किया हुआ जल हो या लोध्र से संस्कारित जल हो, उससे क्या करना है? नहाना है। फिर नहा के क्या करना है? बिना फटे पवित्र नूतन वस्त्र, यानी कि नए कपड़े पहनने हैं, नूतन वस्त्र धारण करके, गहने भी पहनाने उसको, आभूषण धारण कर, देव पूजन कर, देवताओं की क्या करनी है? पूजा करनी है, ब्राह्मणों की पूजा करनी है। वही आयुर्वेद की सेम लाइन। तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्या किया देखो, सबसे पहले 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद जो माँ थी उसने बढ़िया अच्छे पानी से क्या है? नहा लिया, अच्छे नए कपड़े पहन लिए, देवताओं की पूजा कर ली, ब्राह्मणों की पूजा कर ली। फिर उसके बाद क्या होगा? मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर। मांगलिक वस्तुएं जैसे रोली चावल होती हैं, ये भी मांगलिक वस्तुओं के अंदर भी आती हैं। और जो दही होता है, आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, दही जो होता है वो भी क्या होता है? मांगलिक होता है। तो मांगलिक वस्तुओं, यानी मांगलिक बोले जो मंगल करने वाला हो, जो अच्छा काम करने वाली हो, ऐसी वस्तुओं का स्पर्श कर क्या करना है? स्वस्ति वाचन। जो मंत्र पढ़ते रहते हैं ना, बहुत सारे ब्राह्मण बैठ के वो मंत्र पढ़ते रहते हैं। अब मैं मंत्र बोल के नहीं बता रही तुम लोगों को। स्वस्ति वाचन कराकर बालक को भी क्या करना है? बच्चे को भी नए कपड़े पहनाने हैं। बहुत सारे गिफ्ट आते हैं बच्चे के पास, नए कपड़े आए होंगे कोई ना कोई, तो उनमें से एक जोड़ी कपड़े निकाले, बच्चे को पहनाए। तो बच्चे को नए पवित्र बिना फटे वस्त्र पहना करके कुमार को आच्छादित कर, यानी कि ढक लेते हैं बढ़िया से सुंदर से कपड़े में, किसी टॉवल वॉल में उसको ढक लिया। ढक के क्या करना है? पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में शयन करा के बच्चे को अपनी गोद में सुलाएगी, लेकिन उसका सिर किधर होना चाहिए? पूर्व या उत्तर की दिशा में होना चाहिए। माँ जो है बच्चे को अपनी गोद में तो सुला रही है, लेकिन सर किधर होना चाहिए बच्चे का? पूर्व या उत्तर दिशा में शयन करा करके देवता को प्रणाम कर बालक का पिता बालक के 2 नाम रखता है। अब लो बताओ, ये कोई बात हुई? इतना सारा मेहनत तो माने कि ये नाम रखेगा पापा, ये तो गलत बात है। तो बेचारी ने इतना सब कुछ करा, पहले औषध से नहाया करा, अच्छे कपड़े बच्चे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, फिर नाम रखने का क्रेडिट मिला पापा को। तो बच्चे का पापा क्या रखेंगे? 2 नाम रखेंगे। और वो 2 नाम किस लिए होंगे वो सुनिए। तो 2 नाम में से एक नाम तो होगा नाक्षत्रिक नाम। आपने सुना होगा, बोलते हैं आपके राशि का नाम क्या है या कुंडली का नाम क्या है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो एक तो नाम होता है वो, दूसरा नाम होता है अभिप्रायक नाम। अभिप्रायक नाम यानी कि एक नाम होता है ना, ये तो मेरे घर वाला नाम है, और आपके स्कूल के वाला नाम अलग होता है, या कॉलेज वाला नाम अलग होता है, और घर पे नाम अलग होता है। तो अभिप्रायक नाम तो कौन सा हो गया? जिससे आप उसे रोज बुलाने वाले हो, जैसे किसी को कुछ भी बुला रहे हो आप, है ना। और नक्षत्रिक जो हो गया वो कौन सा हो गया? जो राशि का नाम होगा, जिससे आगे जाके उसके और काम होने हैं कॉलेज वाले। तो 2 तरीके का नाम रखा। किसने रखा? पिता ने रखा। तो यहाँ से सिंगल क्वेश्चन तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे पूरा संस्कार कर्म अगर आपके एग्जाम में आया तो आपको नामकरण बताना पड़ेगा। हाँ, एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बाकी नहीं पूछेंगे, रद्दी क्वेश्चन है, नहीं पूछेंगे, पर पूछ सकते हैं कि नामकरण संस्कार कौन से दिन किया जाएगा? तो 10वें या 11वें दिन। अब एक बात और मैं बता देती हूँ जो यहाँ लिखी हुई नहीं है। कई आचार्यों ने नामकरण बताया है 10वें दिन, कई ने बताया है 100वें दिन। ये बातें भागवत करता है। भागवत ने बोला है या तो 10वें दिन रख लो नाम, और 10वें दिन आपको फुर्सत नहीं मिली फिर आप रखो 100वें दिन, और फिर भी आपको फुर्सत नहीं मिली तो फिर कब रखो? जब वो 1 साल का हो जाए। ठीक है। तो ऐसी बातें भी आप लिख सकते हो कि नामकरण कौन कौन से दिन करा सकते हैं, या तो 10वें दिन करा लो, या 100वें दिन करा लो, या जब वो 1 साल का हो जाए तब कराओ। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट संस्कार है हमारा निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, पहले तो आपको निष्क्रमण का मतलब पता होना चाहिए। निष्क्रमण यानी कि निकालना। पहली बार बच्चे को घर से निकाल रहे हम, ठीक है, पहली बार उसको घर से बाहर लेके आएंगे, वो हो गया। जो सूतिका गृह या जो कुमारागार जो भी होता है, उससे उसे पहली बार बाहर निकालेंगे। वो कब निकालेंगे, इसके लिए भी आचार्यों ने एक संस्कार बताया है। अब देखिए,
इसके लिए भी एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि उन्होंने चौथे महीने में ही क्यों बाहर निकाला, तीसरे महीने दूसरे महीने में क्यों नहीं निकाला। तो कल मैंने आपको माइलस्टोन पढ़ाए थे, तो नेक होल्डिंग वाला माइलस्टोन कौन से मंथ में आया था? थर्ड मंथ में। हाँ, तो थर्ड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ तक बच्चे के अंदर नेक होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है। उसके बाद अब जैसे देखो, घर से बाहर निकलोगे आप, बच्चे को निकालोगे तो 2-4 लोग मांगेंगे भी, अरे कितना क्यूट है, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। लेकिन जरूरी थोड़ी है जो मांग रहा है वो उसकी गर्दन को संभाले। तो इसके लिए जरूरी ये है कि तब तक खुद बच्चा अपनी गर्दन संभालना सीख जाए। ये एक लॉजिक लगा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आचार्य ने ये सोच के ही बाहर निकाला होगा, लेकिन हो सकता है ये भी उनका एक लॉजिक हो कि फोर्थ मंथ में ही क्यों बाहर निकाला, क्योंकि थर्ड मंथ तक क्या हो जाएगी, उसके अंदर नेक होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी, जिससे वो जहाँ भी जाएगा अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा घुमा के मुझे कहाँ ले आए ऐसे करके देखेगा, 2-4 लोगों से मिलेगा, उनकी गोद में भी जाएगा, उनसे हंसेगा भी, ये सारे काम करेगा। तो हो सकता है ये भी एक लॉजिक हो फोर्थ मंथ में निष्क्रमण कराने का। तो पहली बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, निष्क्रमण संस्कार का काल बताइए। तो आप बताओगे कि कब कराते हैं, फोर्थ मंथ में कराते हैं। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, क्या है इसकी, जन्म के उपरांत शिशु को सूतिकागार से चतुर्थ मास में बाहर लाना चाहिए। तो पहली बार कब बाहर निकाल रहे हैं, फोर्थ मंथ में। सूतिकागार से पहली बार बाहर कब लाए, चतुर्थ मास में। चतुर्थ मास में देखो उनका क्या लॉजिक है, वो ये है, लेकिन वो भी हो सकता है। तो चतुर्थ मास में शिशु की शारीरिक धातुएं पुष्ट हो जाती हैं और सभी क्रियाएं समुचित होने लगती हैं। अब पुष्ट हो जाती है का इसका मतलब ये नहीं कि एकदम जो है कतई बाहुबली हो गया, एकदम हष्ट पुष्ट हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है, धातुएं भी प्रॉपर बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, न्यूट्रिशन उसकी बॉडी को मिलना अच्छे से शुरू हो गया है, अच्छी मांस बनेगा, अच्छा रक्त बन रहा है, ऐसे धातुएं पुष्ट होना शुरू हो गई और सभी क्रियाएं क्या है, समुचित होने लग गई। इसीलिए भी ये क्या है, बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि अब वो बाहर का जो वातावरण है, जैसे अभी तक तो एक कमरे में रह रहा था 3 महीने तक, ठीक है, अब आप उसे बाहर भी निकालोगे तो उसे धूप भी लगेगी, हो सकता है उस टाइम बारिश भी हो रही हो सकता है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, सर्दी है, तो इस टाइम पे उसके अंदर बल है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से उसकी बॉडी कांटेक्ट कर सकती है। इसीलिए क्या है, बोला गया है कि आप फोर्थ मंथ में निकालो, क्योंकि धातुएं जो है उसकी थोड़ी थोड़ी पुष्ट होना शुरू हो गई हैं। तो आप जब भी उसे बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ले जाओगे तो वो सहन कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद और क्या बोला है, शिशु को चौथे महीने में स्नान करा करके क्या करा, अब बाहर भी निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि बिस्तर से उठाया और ले गए सीधा, नहीं, पहले उसको, ये नखरे हैं, बड़े तगड़े नखरे हैं, देखो क्या क्या नखरे हैं, उठाया, नहलाओ उसे, फिर उसके आभूषण और पहनाओ, और आभूषण ऐसे नहीं आपने 9 लखा हार पहना दिया और डायमंड का वो पहना दिया, ऐसे नहीं बताया। वो छोटे छोटे बच्चों को वो चांदी का वो पहनाते हैं ना, ओम वगैरह, ऐसा कुछ पहना दो। तो आभूषण और अच्छे बढ़िया से सुंदर कपड़े पहनाओ, नए वस्त्र पहनाने हैं, और इनको पहना करके उसको सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे, प्रथम बार घर से बाहर निकालेंगे और उसको सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना हेतु प्रवेश कराया जाता है। तो सबसे पहले बच्चे को घर से बाहर निकाल के कहाँ ले गए, मंदिर में ले जाएंगे। अब पता चले कि भिड़ते ही आप तो उसे बाहर ले गए कि चलो आपको बाहर दिखा के लाते हैं, डिस्को करेंगे, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले उसको कहाँ ले जाना है, मंदिर ले जाना है, जिससे जो है यहाँ से अच्छे गुणों की प्रवृत्ति हो, इसीलिए क्या ले जा रहे हैं, मंदिर में ले जा रहे हैं। दूसरा एक और लॉजिक होता है मंदिर में ले जाने का, कि जो आचार्य थे, जो भी वो पूरे भारतीय संस्कृति को पूरा एकदम बढ़िया से मानते थे। एक तो पहला लॉजिक तो उनका यही है, इसीलिए वो मंदिर ले गए। दूसरा लॉजिक ये है कि जब भी आप मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगी, एक बैल होगी, सभी बताएंगे जाके। तो वहाँ पे क्या होगा, जब भी उसकी मदर ले गई, दादी दादा जो भी बच्चे को ले जा रहा है, तो सबने क्या किया, मंदिर में जो है बैल है उसको बजाया, तो उसकी साउंड से, साउंड की लिए बच्चा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर कोई हियरिंग डिफेक्ट तो नहीं है। तो बच्चे के हियरिंग डिफेक्ट को डायग्नोज करने के लिए
हम क्या है उसको मंदिर ले जाने का भी ये एक लॉजिक लगा सकते हैं। बाकी ऐसा थोड़ी है कि 3 महीने तक बच्चे ने कुछ सुना ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार उसने मंदिर में ही गया और पहली बार वही साउंड सुनी, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन यहाँ से ये लॉजिक लगाया कि वो थोड़ी जो उसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी, घर में तो नॉर्मली इतनी फ्रिक्वेंसी में बात नहीं करते, तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी वो ज़्यादा होगी, उससे उसके हियरिंग डिफेक्ट का हम आइडिया लगा सकते हैं। तो पहली बात तो मॉडर्न क्या कहता है, देखो अभी मैंने आपको जो बात बताई वही मॉडर्न कह रहा है। क्या कह रहा है कि 4th मंथ में निकाल के आप इसीलिए ले गए क्योंकि तीसरे महीने में नेक होल्डिंग आ गई, तो अब आप बाहर ले जाओगे तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चा को आपको सिर्फ गोद में ही पकड़ना है, उसकी गर्दन को नहीं संभालना, क्योंकि अब वो खुद संभाल सकता है। और अगर आप उसे 4th महीने में 4th मंथ में बाहर निकाल के ले गए और फिर भी वो अपनी नेक होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो आपको इसका पता लग जाएगा। जैसे सीपी के बच्चे देखे हों आपने, सीपी बोले तो सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे 1 साल के हो गए, उनके अंदर नेक होल्डिंग कैपेसिटी वाला माइलस्टोन आया ही नहीं अभी तक, तो उसका भी पता चल जाता है कि आप 4th मंथ में ले गए बाहर फिर भी ये नेक होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है बच्चे को सीपी हो, तो इसका आपको आइडिया हो सकता है। अच्छा 1 सेकेंड, क्लास एंड होने वाली है, आप लोग वापस ऐड होइए।